सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने वाक्य के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि वाक्य क्या है, वाक्य के संप्रत्यय क्या हैं और विद्वानों ने वाक्य को किस रूप में स्वीकार किया है। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों, हम लोगों ने वाक्य के वर्गीकरण को भी जाना था। वाक्य वर्गीकरण को हम लोगों ने दो दृष्टियों से देखा था, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वाक्यों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज विद्यार्थियों, हम लोग वाक्य के अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि वाक्य का वर्गीकरण देखने के पश्चात हमें जानना हमारे लिए आवश्यक होता है कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। जैसा कि हम लोगों ने विद्यार्थियों क्लास में अध्ययन किया था कि वाक्य के अंग मुख्यतः दो प्रकार के हैं। ठीक है, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। उद्देश्य और विधेय के रूप में हम वाक्य के अंगों को जानते हैं। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। नंबर 1 उद्देश्य। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या फिर जो कार्य का कर्ता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ रहा है ना, या राम पुस्तक पढ़ता है। तो विद्यार्थियों, अब आप इस वाक्य में गौर करिए कि इसमें कर्ता कौन है ना, यानी इस वाक्य का उद्देश्य क्या है ना। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो यानी इस वाक्य में राम क्या है, उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ना क्या है, विधेय है। ठीक है, क्योंकि राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। मैंने कहा ना, जैसे आपको बताया प्रारंभ में कि कार्य के कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। तो इस वाक्य में कार्य क्या है, पुस्तक पढ़ना, और उस पुस्तक पढ़ने का कर्ता कौन है, इस पुस्तक पढ़ने के कार्य का कर्ता कौन है, राम है। तो इसलिए इस वाक्य में राम क्या है, उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ना क्या है, विधेय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे अंग की, यानी कि विधेय की। विधेय वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी कि उद्देश्य के विषय में, है ना। उद्देश्य कौन था, हमारा कर्ता। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय के नाम से जानते हैं। जैसे विद्यार्थियों, इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे हमने कहा कि पीयूष गेंद खेलता है। ठीक है, पीयूष गेंद खेलता है। अब इस वाक्य में विद्यार्थियों, आप गौर करने वाली बात है कि इसमें जो हमारा उद्देश्य है वो तो समझ में आ रहा है, पीयूष है यानी कार्य को करने वाला। तो पीयूष के बारे में क्या कहा जा रहा है कि पीयूष गेंद खेल रहा है ना। तो गेंद खेलना क्या है, यहाँ पे विधेय है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको एक उदाहरण के द्वारा और हम समझेंगे। जैसे कि मोहन भोजन करता है। ठीक है, तो निश्चित सी बात है विद्यार्थियों कि इस वाक्य में मोहन जो है वो उद्देश्य है यानी कर्ता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ क्या कहा जा रहा है कि वो भोजन करता है। तो यानी भोजन करना हमारा क्या है, विधेय है, और पीयूष जो है वो हमारे क्या है, उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। इनको हम लोगों ने जाना कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्वों की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने क्लास में भी इसका अध्ययन किया था। वाक्य के अनिवार्य तत्व या महत्वपूर्ण तत्व। तो वाक्य के जो अनिवार्य तत्व हैं वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, इनको देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। नंबर 1 आकांक्षा, नंबर 2 योग्यता, और नंबर 3 आसक्ति या समीपता। ठीक है, इन तीनों के योग से ही वाक्य निर्मित होते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से। मतलब आकांक्षा में अलग तत्व है, योग्यता में अलग है, और आसक्ति में अलग है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आकांक्षा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आकांक्षा का अर्थ होता है अपेक्षा या जिज्ञासा से। ठीक है, आकांक्षा का तात्पर्य जो होता है वो जिज्ञासा या अपेक्षा रखने से होता है। तो वाक्य के संदर्भ में हम देखें कि वाक्य में प्रत्येक शब्द, है ना, वाक्य के अंतर्गत प्रत्येक शब्द एक दूसरे की आकांक्षा रखता है, यानी एक दूसरे की अपेक्षा रखता है। जैसे कैसे, इसको हम आपको एक उदाहरण से बता रहे हैं। जैसे वाक्य में कर्ता को कर्म की,
है ना, कर्म को क्रिया की या कर्म को करण की अपेक्षा रहती है ना, या जिज्ञासा रहती है। कैसे? देखिए विद्यार्थियों, अगर हम किसी वाक्य में हम कोई वाक्य कहना चाहें और हम सिर्फ कह दें वाक्य में राम, ठीक है, या हम सिर्फ कह दें मोहन, तो क्या राम क्या मोहन क्या, मतलब राम का कोई कर्म होगा, मोहन का कोई कर्म होगा, है ना, फिर उस कर्म को करने का कोई करण होगा, साधन होगा, कोई क्रिया होगी, तभी तभी ना वाक्य जो है संपूर्ण होगा, है ना विद्यार्थियों। तो इसलिए जितने भी वाक्य में जो भी शब्द होते हैं उनको एक दूसरे की अपेक्षा रहती है, कर्म को कर्ता की, कर्ता को कर्म की, करण की, क्रिया की, ठीक है। यहाँ आकांक्षा वाक्य संदर्भ में ये होता है। जैसे कि अगर हम कह दें कि राम जो है, राम को कह के छोड़ दें, जब हम पूरा कहेंगे कि राम विद्यालय जाता है, ठीक है, तो यहाँ समझ में आया, पूरा वाक्य निर्मित हुआ तीनों के सहयोग से कि राम जो है करता है ना, विद्यालय जो है उसका, विद्यालय वो जा रहा है, वो उसका कर्म है, ठीक है। अगर वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया इनकी आपस में जो है एक दूसरे को की अपेक्षा नहीं होगी, है ना, जिज्ञासा नहीं होगी, तो वाक्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा और वाक्य कभी भी सटीक तरीके से निर्मित नहीं हो पाएगा, वो सदैव अपूर्ण रहेगा। इसलिए वाक्य का जो सबसे अनिवार्य तथ्य मुख्य वो क्या है? आकांक्षा, ठीक है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं योग्यता की। योग्यता का मतलब होता है कि भाई क्षमता हमारी, है ना। तो योग्यता वाक्य के संदर्भ में क्या है? योग्यता से अभिप्राय ये है कि जो हमारे शब्द हैं या पद हैं उनमें पारस्परिक संबंध होने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। उनमें ऐसा संबंध जुड़ाव हो कि जो हम भाव प्रकट करना चाह रहे हैं उस वाक्य से या जो हम अर्थ व्यक्त करना चाह रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना उत्पन्न हो, है ना। वाक्य के अर्थ के प्रगटीकरण में या स्पष्टीकरण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा वाक्य में पारस्परिक संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो वाक्य को क्या होता है? जैसे पहली आपने अनिवार्य तत्व पढ़ा कि एक दूसरे की आकांक्षा होती है शब्दों को, तब वाक्य निर्मित होता है। दूसरी क्या है कि योग्यता का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे तत्व की, यानी कि आसक्ति। विद्यार्थियों आपको कुछ कुछ नाम से स्पष्ट ये भी हो रहा होगा कि आसक्ति का मतलब क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं उसके प्रति बड़ी आसक्ति है, मतलब सन्निधि, यानी कि हम इसको समीपता के नाम से भी जानते हैं। तो विद्यार्थियों वाक्य में समीपता का जो है तत्व होना परम आवश्यक है। समीपता से मतलब क्या है कि जो वाक्य, हम कोई वाक्य तैयार कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम जो भी शब्द ले रहे हैं उनमें समीपता होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए, उनमें एक दूसरे का सानिध्य होना चाहिए, ठीक है। तभी वो वाक्य जो हैं एक संपूर्ण वाक्य के रूप में उभर कर आएंगे और अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम होंगे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि वह खाना, ठीक है। अब बड़ी देर के बाद वाक्य में मतलब ये जो शब्दों का क्या हो गया, समीपता यहाँ खत्म हो गई, और फिर हम कहें खाता है, ठीक है। एक बार हम कह दें वह खाना, फिर गैप करके कह दें खाता है, तो इससे क्या हो गया कि जो वाक्य की क्रमबद्धता है वो भी भंग हो जाएगी, है ना। वाक्य के बीच में जो है बिखर से जाएंगे और अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए वाक्य में आसक्ति या समीपता का होना एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि जो वाक्य के जो तीन तत्व थे, आकांक्षा, योग्यता और समीपता, ये अपने अपने स्तर पर वाक्य को निर्मित करने में, मतलब वाक्य का सृजन करने में और वाक्य को संपूर्ण करने में जो है वो अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने देखा कि वाक्य के अंग कितने प्रकार के हैं, ये किस किस तरह से कार्य करते हैं, इनको हम उद्देश्य विधेय के नाम से जानते हैं, तो इनका जो है मकसद क्या है, इनका प्रयोजन क्या है। इसके बाद विद्यार्थियों हमने देखा कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से हैं जो कि वाक्य के निर्माण के में बहुत सहायक होते हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा कि इसके तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, यानी कि समीपता। ये किस किस तरह से कार्य करते हैं ये सब हम लोगों ने आज की क्लास में विस्तृत रूप से जाना।
तो विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में हम लोग ने जो भी परिचर्चा की वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। विद्यार्थियों, अपनी अगली क्लास में हम आपसे अगले प्रकरण के विषय में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हमारी जो अगली क्लास होगी वो आपकी ऑनलाइन की अंतिम क्लास होगी। धन्यवाद।